और आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। आई थिंक यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। मृतांशु पूरी लिस्ट बना के लाए हैं ताकि एस्पिरेंट्स को पूरा खुल के बता सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए। आई थिंक मृतांशु की जो एडवाइस है वो थोड़ा सा सुन लें तो मे बी यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस। ये आप लाइन ज़रूर नोट करो इस इंटरव्यू से। मुझे नहीं पता आपको क्या स्ट्रैटेजी मिलेगी या क्या। Hi everyone, so welcome to this interview series with toppers of RBI Grade B 2023 and today I have with me Mr. Amritanshu Singh। इनका जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वो लोग इस इंटरव्यू को सुने जिनको लगता है that being from IIT और IIM would make it very easy for somebody to crack RBI Grade B, या उनकी लाइफ तो बहुत मज़ेदार होती है, बस सुकून ही सुकून होता है। So when you will listen to his journey, you will realize that it is not easy for anyone, right? सबकी अपनी जर्नी है और सबका एक बार सेट होता है जो उन्हें अचीव करना होता है। So अमृतांशु के बारे में बताऊं तो ये IIT पटना से हैं और उसके बाद इन्होंने IIM कैलकाटा से MBA किया है। After that he decided to pursue UPSC और उसमें इन्होंने बहुत मेहनत की है। He had a very hard journey for 6 years और फिर उन्होंने RBI एग्ज़ाम दिया और RBI क्रैक किया। जो बेस्ट चीज़ है इनके बारे में कि इन्होंने जो RBI का फॉर्म इस साल जो निकला था उसकी 9 जून लास्ट डेट थी। yes, sir. और अमृतांशु ने लास्ट डे वो फॉर्म भरा है, लास्ट डे, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ 49 डेज, मतलब लेस देन 50 डेज में इन्होंने RBI की तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। दो हिज UPSC बैकग्राउंड वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट, but it's not easy for a person who would have spent 6 years in UPSC preparation and then having a positive mindset के अब 50 दिनों में एग्ज़ाम फोड़ के दिखाऊंगा। It won't come easy to anyone, but इन्होंने किया है। तो इनके वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनकी जर्नी से कि कैसे एक तो अपने आप को काम रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इसमें ये माहिर हैं, और कैसे आप कम टाइम में भी RBI क्रैक कर सकते हैं। तो अमृतांशु, वेलकम टू आवर चैनल एंड इट्स इंडीड एन ऑनर टू होस्ट यू हियर। द प्लेजर इज ऑल माइन सर। थैंक यू। अमृतांशु, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपने IIT से ग्रेजुएशन किया, IIM कैलकाटा से MBA किया और अमृतांशु के पास एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर था पोस्ट MBA फ्रॉम नोवार्टिस। या राइट। आपने नहीं ज्वाइन किया? मतलब हम IIT IIM ग्रेड्स बोलते हैं इंडिया में ना, IIT IIM ग्रेड्स के ये मतलब टॉप 0.1% है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत वेल सेटल्ड हैं, लोग बाहर भी चले जाते हैं। मतलब आपने वो एक सजी सजाई जो लाइफ थी, है ना, पूरा स्टेज सजा हुआ था, आपने वो स्टेज छोड़ा, एक सजी सजाई लाइफ छोड़ी और ज़ीरो से स्टार्ट किया। वो कीड़ा कहाँ से आया UPSC का? मतलब IIT के बाद आता तो मैं मानता, MBA भी कर लिया, फिर एकदम से क्या कीड़ा आया कि अब UPSC करना है? सर आई डोंट नो, समथिंग चेंज्ड इन मी। जब 2017 में मैंने IIM पास आउट किया, नोवार्टिस की जॉब थी, मुझे लग रहा था कि ठीक है, दिस इज़ गोइंग वेल फॉर मी। बट फिर कहीं अंदर से लगा कि यार आई हैव डन IIT फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ गवर्नमेंट ने मुझ पर इतने रुपए खर्च किए हैं, देन आई हैव डन MBA फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो मतलब कहीं ना कहीं अंदर मेरे ये था कि आई शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। और मतलब मुझे लगता था कि एक प्राइवेट जॉब में करके तो हाँ, यू कैन पे टैक्सेस, बट उसके अलावा यू कैन नॉट डू दैट मच फॉर द सोसाइटी ना। सो फॉर डूइंग दैट रिक्वायर्स अ गवर्नमेंट जॉब। और मुझे लग रहा था कि UPSC मतलब वो एक अच्छा बहुत मीडियम हो सकता है बाई विच आई कैन रीच मैनी पीपल, अफेक्ट द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल एंड चेंज देम फॉर द बेटर। तो मैंने सोचा कि एक बार रिस्क लेके देखते हैं कैसा होता है कि ठीक है अभी ये जॉब है, फिर क्या कहते हैं, नहीं होगा तो 1-2 साल बाद फिर ले लेंगे। तो दैट इज व्हाई आई ट्राइड। मतलब आई एम द काइंड ऑफ गाय जो मतलब चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता, तो वुड लाइक्स टू गैम्बल एट थिंग्स सॉर्ट ऑफ। तो मैंने कहा कि लेट्स टेक दिस जंप एंड देख लेते हैं एक बार करके। सो आई रोट अ मेल टू नोवार्टिस कि आई एम वेरी सॉरी, योर जॉब ऑफर इज़ वेरी गुड बट लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस।
इंस्टेड आई एम डूइंग यूपीएससी. सो वहीं से वो मेरी यूपीएससी की जर्नी शुरू हुई. लंबी जर्नी थी एंड यू कैन से दैट एट द एंड इट इज़ नॉट फ्रूटफुल ऑल्सो, बट ठीक है, यू गेट मेनी लाइफ लेसन्स. नहीं वो सही है. और इन्होंने एक बात बोली कि आई डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, जो मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट इन्होंने नॉन सीरियसनेस में ही भैया आईआईटी, आईएम और आरबीआई फोड़ दिया है. नाउ इन फैक्ट कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यू हैव बीन अ वेरी यंग अचीवर, मतलब जिसकी लाइफ में बहुत चीज़ें स्मूथ चली हो. 21 साल में आईआईटी पास आउट हो गए, फिर 23 साल में एमबीए भी कर लिया, वो भी आईएमसी से. आई मीन पीपल जस्ट ड्रीम ऑफ दैट. इट वाज माय ड्रीम आल्सो टू डू एमबीए फ्रॉम आईएम. आई कुड नॉट डू इट. यू हैव बीन अ वेरी यंग अचीवर इन दैट सेंस. उसके बाद यूपीएससी ने बिल्कुल सारा उल्टा कर दिया. मतलब 6 साल यूपीएससी, द प्राइम ऑफ योर यूथ इन विच यू वुड हैव एंजॉयड योर लाइफ, यू वुड हैव अर्न्ड सो मच मनी, योर बैंक बैलेंस वुड हैव बीन हेवी. यस सर, कह सकते हैं. तो क्या सीखा, मतलब सबसे पहले उस टाइम ने क्या सिखाया, और अंदर से कैसी फीलिंग आती थी उस 6 साल के दौरान व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी बट यू वर नॉट एबल टू क्रैक इट? सर जैसे कि कभी कभी तो लगता था कि हाँ मतलब कि गलत हो रहा है, बिकॉज आई मतलब एक बहुत अच्छी लुक्रेटिव जॉब को मैंने रिजेक्ट किया था एंड आई वाज वर्किंग विदाउट पे इन एंड स्टेइंग एट माय पेरेंट्स हाउस, और यूपीएससी की तैयारी करो जो निकल भी नहीं रहा है. तो कभी कभी तो लगता था कि काफ़ी वो हो रहा है, बट मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मतलब ये कभी कभी होता, मतलब कि आप मतलब जनरली आई एम अ वेरी चिल गाय. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव दिस फीलिंग कि वी ऑल लिव 2 लाइव्स. एक लाइफ होती है हमारी जो हमारी कैरियर होता है, कि जैसे कि आप आईआईटी जा रहे हो, आईएम जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, यूपीएससी भी अगर क्लियर हो जाए, जो भी होता है. एक आपकी दूसरी लाइफ होती है जिसमें आपकी हॉबीज़ होती हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके कनेक्शंस होते हैं, आपकी छोटी खुशियाँ होती है, द फूड यू ईट. तो ये लाइफ भी तो बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दिस सेकेंड लाइफ इज़ द वन विच यू नो गिव्स यू रियल हैप्पीनेस. कैरियर में क्या होता है, जैसे अभी आरबीआई ग्रेड भी निकला है, तो अभी जैसे 1 महीना हुआ है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अब भूलना भी शुरू कर दिया लोगों ने कि हो गया करे घर पे. उनको मतलब वो तो है, मतलब उनको खुशी है, बट लेकिन वो जो ये मोमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं. बट इनकी खुशी ऐसे वो परमानेंट नहीं रह सकती. परमानेंट खुशी के लिए आपको रेगुलरली जो आप हॉबीज से जो खुशी पाते हो वो अलग होती है. और जो आपके आसपास एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, गुड रिलेशनशिप्स हो, आपकी लाइफ में एक जॉय हो, वो अलग चीज़ होती है एक. बिल्कुल. तो मुझे लगता है वो वाला गेम मेरा सेट था. आपने हमेशा से डिफरेंशिएट किया है उसको? जी सर, हमेशा से नहीं. दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड अलोंग द वे. पहले मुझे भी लगता था कि हैप्पीनेस इज सक्सेस, बट लाइफ ने मुझे सिखाया कि नहीं, ऐसा नहीं है. हैप्पीनेस इज अदर थिंग्स एज वेल. वेरी वेल सेड यार, इस पे हाथ Thank you, मिलाओ. sir. बहुत बढ़िया एडवाइस है. मतलब इन्होंने बहुत अच्छी सीख ली है. मैंने शायद अपने लेट 30s में जाके सीखी है, इन्होंने बहुत जल्दी सीख ली है. ये आप लाइन ज़रूर नोट करो. इस इंटरव्यू से मुझे नहीं पता आपको क्या स्ट्रैटेजी मिलेगी या क्या होगा, वो बहुत चीज़ें आप बहुत इंटरव्यू से सीखेंगे. बट जिन्होंने ये चीज़ बोली है ना कि हैप्पीनेस इज़ नॉट सक्सेस, हैप्पीनेस इज़ द वे ऑफ योर लाइफ, वो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा. बहुत इसको आप प्लीज़ नोट कीजिए. नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछूंगा, आपने आरबीआई का फॉर्म लास्ट डे भरा, मतलब 6 साल यूपीएससी नहीं दिया था, और तो आरबीआई का बैकअप 6 साल नहीं सोचा, और इस साल भी लास्ट दिन भरा. मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक तो 6 साल सोचा ही नहीं, और इस साल भी लास्ट दिन भरा? मतलब कुछ किसी ने आके बताया या कुछ अंदर से एकदम खुजली हुई कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, आरबीआई देखता हूँ? सर खुजली थी, क्योंकि यूपी पीसीएस का मैंने एग्जाम दिया था इस बार, प्रीलिम्स का, एंड इट डिड नॉट गो एज वेल एज आई एक्सपेक्टेड. पिछले साल मैंने यूपी पीसीएस का मेंस भी दिया था, आई कुड नॉट क्लियर इट. बट इस बार मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स में भी थोड़ा गड़बड़ तो है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रहता वो एग्जाम. तो मुझे लगा कि अब आई वाज रीचिंग 30 और घर वाले बता रहे हैं कि कुछ तो कर बेटा, अब तो कुछ तो कर. वो भी आईएमसी से पास आउट होकर. हाँ, वो एक्सपेक्टेशंस जो आप मतलब जो एक समय आपका क्या कहते हैं स्ट्रेंथ थी, अब वो आपको खाने को दौड़ती हैं. तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, आरबीआई का मैंने काफी टाइम में सुन रखा था, एंड आई न्यू दैट इसमें थोड़ा एप्टीट्यूड इन्वॉल्व होता है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन रिलेटिवली गुड एट एप्टीट्यूड, बिकॉज तभी मैंने कैट भी क्लियर कर पाया विदाउट सो मच ऑफ अ प्रिपरेशन. तो फिर मैंने इंसिडेंटली 9th जून को मैंने चेक किया कि आरबीआई के इस बार के फॉर्म आए हैं कि नहीं, एंड इट वाज शोइंग कि 5 घंटे बचे, लास्ट डेट है. और मैंने भर दिया जल्दी से कि अब भर तो देता ही हूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं फॉर्म, और भर दिया उसको. फिर उसके बाद फिर आई थॉट कि अभी 1 महीना है इसका, और उसमें यूपी पीसीएस का प्री और मेंस के में काफ़ी गैप था. तो आई थॉट कि इतने में ये तो 1-2 महीने का है, तो मैं इसको बीच में कर लेता हूँ और उसका फिर करते रहूँगा. तो फिर मैंने दैट इज़ हाउ आई गॉट अराउंड टू प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई. आपकी जर्नी सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में लक का भी एक फैक्टर होता है, मतलब कि जो चीज़ कर रहे हैं वो हो नहीं रही है, और आरबीआई का फॉर्म लास्ट डे पे भरा,
तैयारी भी कर ली और हो भी गया. सो पर्सनली क्या आप लक में बिलीव करते हैं कि लक नाम की कोई चीज़ होती है? सर डेफिनेटली सर, आई बिलीव दैट सम थिंग्स आर मेंट टू बी, और ठीक उसका उल्टा भी कि सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी, लाइक माय यूपीएससी. एग्जैक्टली सर ऐसा ही तब हुआ जब मेरा बैंक ऑफ अमेरिका में प्लेसमेंट हुआ था 2014 आफ्टर आई कंप्लीटेड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो उस दिन भी सर सुबह मैंने मतलब इन द मॉर्निंग मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था किसी कंपनी का, मतलब उस कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया था, और बिना अप्लाई वाले को तो बैठने नहीं देते, प्लेसमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं. लेकिन सुबह से मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ, सब दोस्त जा रहे हैं, हॉस्टल खाली है, देख लेता हूँ. और फिर मैं गया और मैं क्या कहते हैं, मैंने कहा सर मेरे को बैठ लेने दीजिए. तो इवन माई जो प्लेसमेंट टीचर था, ही वाज नॉट अलाउइंग मी टू सिट, बट कंपनी वालों ने सोचा व्हाई नॉट वन मोर कैंडिडेट, यू सिट. उसके बाद फिर मेरा क्या कहते हैं रिटन टेस्ट हुआ, फिर GDPI हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, एंड मतलब 7-8 घंटे में आई वॉज प्लेस्ड इन वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स जो थी, मतलब क्या कहते हैं IIT पटना में. सो आई डेफिनेटली थिंक दैट सम थिंग्स जस्ट आर मेंट टू बी. कुछ तो होता है, मतलब लक, कुछ डेस्टिनी, कुछ मतलब जो चीज़ें आपको किसी तरफ ले जा रही है, अगर लाइफ आपको किसी फ्लो में ले जा रही है, डोंट रेजिस्ट इट. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न थ्रू 30 years ऑफ माई एग्जिस्टेंस हियर, कि अगर लाइफ आपको कहीं ले जाना चाह रही है तो डोंट रेजिस्ट इट, गो विद द फ्लो, इट विल बी, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू. और जैसे सर आप जैसे बता रहे हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम की जैसे फोड़ दिए वाला, जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है फोड़ नहीं दिया, आई हैव बीन वेरी लकी टू क्लियर दीज एग्जाम्स, क्योंकि लक का बहुत बड़ा फैक्टर है. आई डोंट एट्रीब्यूट इट ऑल टू माई सेल्फ. कुछ है हायर पावर जो चाहती है कि मैं शायद जो चीज़ करूँ वो करूँ. वेरी हम्बल. अच्छा एक बात सच्ची से बताना, अब तो RBI हो गया है, बट कहीं ना कहीं UPSC को लेकर अभी भी मन में कोई रिग्रेट है कि, या फिर कुछ एक फीलिंग है कि काश UPSC भी हो गया होता? थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है सर, मतलब इतना प्रिपेयर किया है तो लगता है कि हाँ थोड़ा, दो चीज़ें लगती सर. एक तो कि शायद क्लियर हो जाता अच्छा रहता. दूसरा ये लगता है कि अगर क्लियर नहीं भी हो रहा था तो आई शुड हैव ओनली टेकन 2 or 3 अटेम्प्ट्स एट इट, उतने में पता चल जाता है. एंड दिस समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू ऑल कैंडिडेट्स, कि आपको देख के कोई एग्जाम लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि मैं यार इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूँ, मैं सेकंड मेंस तक पहुंच रहा हूँ, तो यू शुड की आप उसको 3 या 4 बार दे सकते हैं. बट अगर नहीं किसी में आपको लग रहा है कि जैसे कि मैंने UPSC का प्री भी क्लियर नहीं किया, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज जस्ट नॉट मेंट टू बी, तो जस्ट लीव इट. देयर बहुत सारी चीज़ें होती दुनिया में. तो अगर जैसे आपका जैसे UPSC एस्पिरेंट को इसको देख रहा हो, तो अगर जैसे आपका 3-4 बार में वो लग रहा है कि देयर इज अ वॉल, कि आगे अब इसके अब मैं सिर्फ मारूंगा तो सिर ही फोड़ूंगा, तो देयर आर वेरी गुड अदर थिंग्स इन लाइफ. मे बी यू आर मेंट टू बी एन RBI ऑफिसर और समथिंग एल्स. तो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी एडवाइस है. वैसे आपका डिसीजन है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही कीजिए, सबके पर्सनल है. लोगों ने 6-6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 7-7, 8-8 साल इस ज़िंदगी को जिया है, जो अपने आप में कहते हैं एक स्ट्रगल है, एक अलग ज़िंदगी है. बट आई थिंक अमृतांशु की जो एडवाइस है वो थोड़ा सा सुन लें तो मे बी यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस विच माइट बी ईजी फॉर यू टू क्रैक. नेक्स्ट क्वेश्चन अमृतांशु, आपने बताया कि आपका होल एंड सोल सोर्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब मेनली एडुटैप था. डेफिनेटली सर. एडुटैप ने आपकी काफ़ी, इन्होंने बहुत प्रशंसा की एडुटैप की. मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा बिकॉज मैं तो बायस्ड ही हूँ एडुटैप को लेके कि एडुटैप बहुत अच्छा है, ठीक है. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग सो इंटेलिजेंट एंड हैविंग सच अ ग्रेट बैकग्राउंड, मैं नहीं मतलब ठीक है IIT और IIM इज़ नॉट एनीवन्स फोटे, पर आपने मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद और UPSC बैकग्राउंड होने के बावजूद, डिड यू नेवर थिंक कि यार लेट मी सेल्फ प्रिपेयर, खुद से कर लूँगा, वाई टू परचेज एनी कोर्स और वाई टू टेक मेंटरशिप फ्रॉम एनीवन? सर जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने फॉर्म भरा तो इट वाज ऑलरेडी 9th of June. तो 1 महीना बचा था, एग्जैक्टली 30 days बचे थे प्रीलिम्स में और 50 days बचे थे मेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स के 3 हफ्ते बाद मेंस था. तो सर वैसे भी अब 1 साल में अगर करता तो इवन देन प्रिपेयरिंग बाय सेल्फ इज डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे आप जो कंपाइलेशंस करते हैं, करंट टैप हो गया, RBI टैप हो गया, इट इज़ वेरी, इस पर एक पूरी टीम लगती ना सर. तो फॉर एन इंडिविजुअल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो क्या कहते हैं थ्रैश डाउन की क्या नहीं चाहिए एंड कीप की क्या चाहिए, उस तरह का वो जो उसको विटल डाउन करके एक बहुत जो कंसंट्रेट जो चाहिए होता है एग्जाम के लिए, वो उसके लिए कोचिंग जरूरी होती है. मतलब एडुटैप की बहुत अच्छी है, मतलब लेकिन कोई भी कोचिंग मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली कि फॉर बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है, चाहे आप कितने भी हो. और स्पेशली अगर जैसे 50 दिन हो तो 50 दिन में तो सेल्फ हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही टफ है. मतलब हो सकता है, मतलब मे बी कोई करता हो, बट आई पर्सनली फाइंड कि 50 दिन में आप वो उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उतने सब्जेक्ट्स पढ़ें, जैसे कि उसके बाद जैसे प्रीलिम्स के बाद आपका क्या कहते हैं
मैनेजमेंट आता है, फिनेंस आता है, ESI आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू इट ऑल बाय देमसेल्व्स. सो हियर एडुटैप हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. कहीं ना कहीं टाइम बच जाता है एस्पिरेंट का, पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है, देखो है ना, एट द एंड ऑफ द डे. एक टाइम है, एक एक्सपर्टीज की बात है. देयर इज अ सेकंड पॉइंट आल्सो कि एक्सपर्टीज, आप एस्पिरेंट हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप जितना जानते हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन क्रॉप अप कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन सिलेबस, सिलेबस सबके लिए सेम है, बट उससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आप बहुत ही लिमिटेड जान सकते हो. आपने पिछले साल के पेपर देखे हो, बट जिसका वो काम ही है, दी एक्सपर्ट्स, टीचर्स लाइक यू, और जो भी बहुत अच्छे सर हैं यहाँ पे, तो दे नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और उनका फॉर्मेट क्या रहता है, हाउ व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर देम एंड आंसर देम. तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. एक्सपर्टीज का भी जो मिलती है वो बहुत बड़े फर्क हो जाता है. और तीसरा जो सर मेंटरशिप देता है एडुटैप की, आई हैड लाइक आई थिंक 5 or 6 मीटिंग्स विद यू थ्रू आउट दिस जर्नी. सो वो सब, और उसमें मैं कम से कम आई यूज टू होल्ड यू फॉर लाइक 20 मिनट्स समथिंग, कि बहुत लंबा है. आई यूज टू फील रियली सॉरी कि सर को, लेकिन यू आर ऑलवेज वेरी पोलाइट इन आंसरिंग क्वेश्चंस एंड यू आंसर्ड ऑल माय क्वेरीज. तो वो दिस मेंटरशिप इज just sealed the deal for me. मैं इसमें लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अमृतांशु's क्वेश्चंस वर ऑलवेज वेरी पॉइंटेड. वो ना, मतलब कई बार हम ना बच्चे से बात करते हो, आपको पता लग जाता है. एंड फ्रैंकली आई नेवर आस्क्ड हिम कि आप IIM कैलकाटा से हो या क्या हो, मैंने कभी नहीं पूछा, बिकॉज उससे शायद अंदर एक बायसनेस आ जाती है. बट हिज क्वेश्चंस वर ऑलवेज पॉइंटेड, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चा कितने ढंग से और कितनी सीरियसली प्रिपेयर करता है, और उसको ना फिर आपको गाइड करने में भी बहुत मज़ा आता है. तो मतलब ऑल थैंक्स टू हिम, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. 50 डेज में क्रैक करना आसान नहीं है. सुनने में बड़ा आसान लगता है कि कर लिया है तो कोई भी कर लेगा, बट आसान नहीं है. ठीक है, लक हो जो भी हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेहनत कहीं ना कहीं लगी होगी. आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 50 डेज भी नहीं, 49 डेज ही कहते हैं हम, कितने घंटे पढ़ते थे यार आप? सर प्रीलिम से पहले तो मैं 7-8 घंटे पढ़ता था, क्योंकि उसमें मैंने वो नहीं किया था. प्रीलिम्स के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग फॉर लाइक 2 more hours, 8 or 9 hours डेली. प्रीलिम से पहले 8, फिर 10, 7 or 9. पर ये मतलब प्रॉपर सिटिंग थी आपकी? हाँ सर. कि इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी थे, फोन खोल लिया या फिर चाय पी लिया आधा घंटा? नहीं, फोन तो सर उन दिनों बहुत कम कर देता, चाय में पीता नहीं. बट लेकिन सर एक वो था कि एक दिन, जिस दिन उसमें भी, जैसे मेंस के बाद भी एक दिन सर वो हुआ था, फ्रैंकली विंबलडन का फाइनल हुआ था, वो मैंने पूरा 4-5 घंटे देखा, बट उसके अलावा नहीं देखा ज़्यादा. तो आपकी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं अब थोड़ी सी. फेज 1 की आपने प्रिपरेशन शुरू की 10 जून को? जी सर, 12th जून को शुरू की, और पेपर था आपका 9 जुलाई को. सो यू हार्डली हैड 27 डेज फॉर फेज 1. जी सर. तो इन 27 डेज में 7 घंटे जब आप पढ़ते थे, उसमें क्या आपका रूटीन क्या रहता था? प्रीलिम्स के लिए सर. प्रीलिम्स के लिए? जी सर. तो सर फ्रॉम 12 to 30 आई मेड अ प्लान कि सबसे पहले मैंने 10th और 11th को, जब सैटरडे संडे था, आई वेंट थ्रू ऑल द पास्ट ईयर्स पेपर्स, कि मैंने देखा ये क्या क्या पैटर्न आता है. देन ऑन द 12th आई हैड अ मीटिंग विद यू एंड यू वेरी वेल गाइडेड मी कि आप अभी इस कम टाइम में क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो विच इज़ द बेस्ट. तो आपने बताया कि जैसे कि अभी करंट अफेयर्स आपको बहुत महीने के देखने की जरूरत नहीं, पिछले 3 महीने के देख लो, पहले के भी आ सकते हैं बट इसके ज़्यादा आने के चांस हैं. सो आई एडहेयर टू इट. तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन 12 से लेके 30 तक. पहले तो मैंने मेंस की भी तैयारी करना शुरू कर दिया साथ में, बिकॉज मुझे पता था कि अगर ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आप सोचो कि 3 ही हफ्ते में कर लूँ तो इट इज़ डिफिकल्ट, नो. सो यू हैव टू प्लान इन एडवांस. तो मैंने मैनेजमेंट तभी से पढ़ना शुरू कर दिया, एंड दैट इज व्हाट यू टोल्ड मी ऑल्सो कि मैनेजमेंट पहले से पढ़ना शुरू कर दो. ESI यू कैन कवर लेटर ऑल्सो. तो आई स्टार्टेड रीडिंग मैनेजमेंट. आई कवर्ड मोस्ट ऑफ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट रीडिंग में, till the 30th. एंड साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो टुक द मॉक टेस्ट. जो भी 10 मॉक टेस्ट होते हैं एडुटैप के, वो मैंने दिए. तो 10 में से 5 तो मैंने फुल दिए, बाकी 5 है मैंने जनरल अवेयरनेस का ही पोर्शन दिया. तो ये 5 मॉक टेस्ट दिए तो मुझे पता चला कि हाँ कितने आ रहे हैं, 80 के अराउंड आ रहे थे मेरे, किसी में कम भी आ रहे थे, 50-60. तो आई वाज कि मुझे साइलेंटली कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये मतलब आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. फिर 1 से 9 तक आई स्टडीड जो करंट है, मतलब GA पोर्शन, लाइक एनीथिंग. मैंने उन दिनों उसमें ही फोकस किया. और सब पूरी प्रीलिम्स के दौरान मैंने उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि उसमें मेरे एक पहले से बैकग्राउंड रहा है कि आई हैव बीन डूइंग वेल. तो उसमें थोड़ा फोकस किया, मतलब कि जैसे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो आई विल सी कि विच क्वेश्चंस आई गॉट रॉन्ग, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, शॉर्ट है लेकिन बस मुझे टेक्निक नहीं पता है. तो वो मैं देख लेता था कि मॉक के सॉल्यूशंस क्या हैं. इतना ध्यान देता था. इंग्लिश का मुझे पता था कि आई कैन डू वेल, दिस इज माई
इंग्लिश मेरा सबसे फोर्टे रहा है ज़्यादातर एग्जाम्स में, इवन कैट में या किसी भी एग्जाम्स में, तो इंग्लिश को मैंने ज़्यादा टच नहीं किया। और फिर जनरल अवेयरनेस मैंने 1 से 9 तारीख तक काफ़ी देखा, मतलब मैंने स्पेशली करंट ऐप के पिछले 3 मंथ्स, मतलब लास्ट 3 मंथ्स का देखा, मतलब बार बार देखा मैंने, उसमें हाईलाइट क्या, यूज मैनी डिजिटल टूल्स ऑल्सो। और फिर आरबीआई टैब के लास्ट 6 मंथ्स का देखा मैंने कि जनवरी से लेके जुलाई तक, जुलाई के फर्स्ट 9 डेज का, मतलब जनवरी टू जून प्लस जुलाई के फर्स्ट 9 डेज का। स्कीम स्टेप नहीं पढ़ा आपने फेज 1 मैंने से पहले? फेज 1 में स्कीम स्टेप नहीं पढ़ा, क्योंकि स्कीम्स के मुझे लगता था कि रिस्क रिवॉर्ड फेज 1 में बहुत कम है, क्योंकि स्कीम्स के 2-3 क्वेश्चन आ भी जाएंगे और आएंगे भी तो पता नहीं टफ होंगे कैसे होंगे, तो और स्कीम्स हैं बहुत सारी, तो ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। और इंडेक्स स्टेप पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया। जो रिपोर्ट स्टेप है, रिपोर्ट स्टेप, सॉरी। ठीक है, थोड़ा एक एक करके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वांट में वैसे आपका काफ़ी स्ट्रांग था जी सर। तो आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी, बट मुझे आप ये बताइए कि एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 30 मिनट 25 क्वेश्चन, आप क्या सोच के माइंडसेट लेके एग्ज़ाम में बैठे थे कि 25 मिनट में क्या करना है मुझे? सर मुझे लगता है कि इट इज़ इन द क्वांट एग्जाम, मैथ्स का जो एग्जाम आता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व। कि आपको देख के समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, कि जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर अलजेब्रा आपका फोर्टे है, या फिर कोई और क्वेश्चन है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, अगर आपका कैलकुलेशन तेज हो तो यू कैन, मतलब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो। तो आपको एक, मतलब एक अपना फोर्टे होता है, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी देखना होता है, अगर अलजेब्रा क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो ये नहीं कि अलजेब्रा मेरा फोर्टे तो मैं मैं उसी के पीछे पड़े रहूँ। ईगो में नहीं जाना। हाँ, कभी कभी वो क्या करते हैं कि कुछ सेक्शंस को इजी डालते हैं, कुछ सेक्शन को डिफिकल्ट डालते हैं, इवन विद इन अ सेक्शन, कुछ मतलब कि कुछ सब सेक्शंस को, मेरा मतलब अलजेब्रा या ज्योमेट्री क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजी आते हैं, लेकिन आपने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं, आपने सोचा कि ज्योमेट्री तो टफ आती है, लेकिन वहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन आ गए। मान लीजिए बस आपको ट्रायंगल के 180 डिग्री पता होना चाहिए तो हो जाता सवाल। तो इसलिए एक मतलब होलसम तैयारी करना जरूरी है, कि मतलब वहाँ पे क्वेश्चन किसके वीक आ गए, मतलब किसके इजी आ गए वाली बात होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी, मतलब जरूरी है कि आप उन 25 के 25 क्वेश्चन को देखें जरूर एक बार, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा लास्ट के 5 क्वेश्चन बहुत इजी थे, आप पहले ही वाले क्वेश्चंस में क्या कहते हैं सॉल्व करते रह गए। तो दैट इज व्हाई आप देखें किसी क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है सॉल्व करें, नहीं तो आगे बढ़े। बहुत मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट की, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीच ऑल क्वेश्चंस। मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि हमने 7-8 इजी क्वेश्चन ढूंढो और उनको करो पहले। जी सर। 15-20 मिनट में, फिर आप देख लो कोई टफ क्वेश्चन उठा लो। हाँ। और रीजनिंग कैसे हैंडल किया आपने? रीजनिंग तो कैट में काफी अलग आती है, उसमें काफी टॉपिक्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग, वो तो कैट और यूपीएससी में कहीं भी नहीं आते। यस सर। उन टॉपिक्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया और उसमें कोई दिक्कत आई है, वो भी इजी लगा आपको? तो सर जैसे रीजनिंग का मैंने पहले मॉक टेस्ट लिया तो मुझे लगता है कैट जैसे ही होगा, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ तो बिल्कुल अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई इसको चाइनीज कोडिंग कहते हैं या फिर इनपुट आउटपुट कहते हैं, या फिर बहुत अलग टाइप के ऐसे सवाल थे जो उसमें मैंने कभी देखे नहीं थे, आई नेवर इनकाउंटर्ड देम। तो फिर मैंने पहले मेरे स्कोर्स भी अच्छे नहीं आए मॉक्स में, तो देन आई वेंट बैक टू बोर्ड कि मैंने देखा कि ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस क्या है, हाउ टू सॉल्व देम। मैं उनकी वीडियोस चेक कर ली, तो देन एक बार मैंने देखा तो मैं समझ गया कि अच्छा इनपुट आउटपुट में ऐसा होता है, कोडिंग में ऐसा होता है, ये होता है, अगर तो क्वेश्चन ठीक आया तो मैं कर लूंगा। एंड इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज इन दी एग्जाम, मतलब मेरे रीजनिंग में पेपर टफ आया था, मतलब टफ भी आया था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हो जाती कभी कभी, शायद तो नॉर्मलाइजेशन भी हुई क्योंकि दी अदर बैच वाज मोर टफ। तो मेरे एग्जैक्टली 8 आए थे, 8 वाज द कट ऑफ, और मेरे एग्जैक्टली 8 ही आए थे रीजनिंग में, और उसमें से 4-5 तो मैंने एक इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में ही करा था। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल टॉपिक्स, क्योंकि पता नहीं कौन सा ईजी आ जाए और आपकी लॉटरी खुल जाए। और अगर आपने कुछ ही क्या कहते हैं सब टॉपिक्स को अपना वो बना रखा है फोर्टे, और वो बहुत टफ आ गए तो यू नेवर नो, इट कुड बी अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। एक बार सारा तो देख ही लो, ताकि ऐसा ना हो एग्जाम में कि आसान क्वेश्चन है और आप बैठे हो आराम से। बिल्कुल सर। इंग्लिश तो आपका फोर्टे था ही, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। करंट अफेयर्स में आपने बोला 3 महीने के काफ़ी थे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार 3 महीने के कम रह सकते हैं, मैं 5 महीने के कर लूँ? या लोग तो कहीं 1-1 साल का भी टारगेट करते हैं। आपका मतलब ठीक है, एक होता है कि कम टाइम वाज अ ब्लेसिंग, ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, तो 3 महीने ही सोचा कि 3 महीने ही करना है। जी सर। और उसमें से, हाँ बोलिए। क्योंकि ऑप्शन नहीं था सर, वही वाली बात है। और उसमें से आपको लग रहा है कि सफिशिएंट क्वेश्चन आते हैं, बंदा एग्जाम क्रैक कर सकता है? ये व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि लोग बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 6 महीने का क्यों नहीं करना, 2 क्वेश्चन तो 9 महीने पुराने आए थे। सर इसमें इंपॉर्टेंट बात रिमेंबर करने की ये है कि 80 सवाल आते हैं जनरल अवेयरनेस में, और टोटल कट ऑफ 200 में से सिर्फ 53 है। तो यू डोंट नीड टू डू ऑल 80, आपको
40 ही करने, 40 से ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। वाई आई टेल यू वाई, बिकॉज कि बाकी तीनों कट ऑफ जोड़ के ही 40 प्लस वो 60 से पार हो जाएगा। इफ़ यू एड अप इंग्लिश का कट ऑफ प्लस मैथ्स का कट ऑफ प्लस क्वांट का कट ऑफ, अगर आपके उसमें कट ऑफ बराबर भी आ रहे हैं तो इट इज़ एटलीस्ट 25, और अगर आपके इससे 40 सॉल्व हो गए तो इट इज़ ऑलरेडी 65, यू आर गोइंग टू क्लियर, मतलब गोइंग बाय दिस ईयर्स कट ऑफ। तो बहुत ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो या फिर रीजनिंग हो, आपको आधे से ज़्यादा करने नहीं है किसी में भी। हाँ इंग्लिश में आधे भी बहुत हैं, क्वांट में 15 कहाँ ही कर लोगे आप। वही सर। हाँ इंग्लिश में, इंग्लिश बिकॉज इट वाज माय फोर्टे, तो मैंने उसमें 28-29 करे थे मेरे, शायद नॉर्मलाइजिंग के बाद 24 या 25 आए होंगे। आपका टोटल स्कोर याद है आपको? हाँ सर, मेरा शायद 78 था। 78 था। उसमें से 60 तो मुझे लगता है सर जीए प्लस इंग्लिश था, 35 प्लस 25, जीए में 35 और इसमें 25। बाकी तो हमने कट ऑफ ही क्लियर किया बस। बाकी हाँ 10 शायद मैथ्स में और 8 उसमें है, जबकि आई थॉट दोज वर माय फोर्टे। तो इसीलिए मतलब एक बहुत ही होलिस्टिक स्ट्रैटेजी लेना जरूरी है। अगर मैं जीए पे फोकस नहीं करता, मैं सोच के जाता नहीं एप्टीट्यूड तो मेरा अच्छा कर ही लूंगा क्लियर, तो नहीं हो पाता सर। वही नहीं हो पाता, बट इंग्लिश में 24 स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप वो टारगेट मत कीजिएगा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप 13-14 का ही टारगेट रखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मॉक टेस्ट, आपने बोला मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिया और उसमें से मैंने जीए के काफ़ी क्वेश्चंस किए। जी सर। तो क्या ये स्ट्रैटेजी काम आती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो और उससे सीख लो, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग जीए के केस में? सर हाँ, एटलीस्ट जीए के केस में तो ये काम आती है बहुत ही, क्योंकि जीए में जैसे पिछले 2-3 महीने में या पिछले 6 महीने में एक लिमिटेड वो है ना कि मतलब एटलीस्ट इससे आपको पता चलता है टॉपिक्स क्या हो रहा है, क्योंकि सारे आप जैसे एज अ कोचिंग आप कोशिश करते हो कि मॉक टेस्ट में सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हो ना, तो आपको पता एक क्वेश्चन सब जगह से आ जाए। जी सर, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि क्या हो रहा है करके। आरबीआई जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आजकल मतलब इस बार के प्रीलिम्स में आरबीआई के नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही आए, फाइनेंस से रिलेटेड आए, मतलब कोई ऐसे वो क्वेश्चन नहीं है। जनरल स्टडीज का जो कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी, जेनरिक क्वेश्चन एक भी नहीं थे। सो दिस इज वन जो एक डाइवर्जन देखा मैंने पिछले साल से। तो हाँ, तो सर जीए में वही मैंने देखा कि अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो फिर क्या कहते हैं आपको एटलीस्ट वो पता रहता है टॉपिक्स, और बहुत सारी बात हेल्प भी हो जाती है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10-12 तो ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो डायरेक्टली उससे आए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि एक लिमिटेड है ना उसमें कि मतलब जैसे कि मैथ्स में तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो, बट जीए में तो कुछ ही चीज़ें तो हो रही है वहाँ पर। मैथ्स में कभी किया हुआ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता सेम। जी सर, कभी मैंने आज तक नहीं देखा है। जीए में क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो जाते हैं। डेफिनेटली सर। फेज़ 2 की बात करते हैं, फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी की। तो फेज़ 2 का जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, आपने फेज़ 1 से पहले सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ा था, तो जैसे ही फेज़ 1 हुआ आपका, आपने इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फिर रेस्ट कर रहे थे और सोचा कि अभी रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे? नहीं सर, बिकॉज देयर वर ओनली 3 वीक्स बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2, सिर्फ 21 ही दिन थे, और उसमें से भी एक दिन तो मैंने वो एग्जाम दिया ही था प्रीलिम्स का, वो दिन वैसे ही थका हुआ था। तो सर मुझे पता था कि बहुत कम टाइम है, एंड इफ़ आई रियलिस्टिकली नीड टू क्लियर दिस, तो उन 20 दिन का तो मुझे पूरा निचोड़ देना पड़ेगा। तो दो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब मॉडेस्टली कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स में, लेकिन अगर नहीं भी होता तो आई थॉट कि क्या होगा, जैसे 9-10 दिन की तो प्रिपरेशन मेरी वो जाएगी, नहीं तो कहीं और काम आ जाएगी, पढ़ा हुआ बेकार तो जाता नहीं सर। तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि नहीं मुझे पहले दिन से ऐसे प्रिपेयर करना है लाइक आई हैव क्लियर्ड इट, क्योंकि 21 ही दिन थे, और नहीं भी होते तो इट ऑलवेज मेक सेंस कि राइट आफ्टर प्रीलिम्स यू गो आफ्टर मेंस। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो ये है कि आप तैयारी कर लो, वो बेकार चली जाएगी, आपका एफर्ट ही है ना, लेकिन अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया और आपने शुरू नहीं किया, जी सर, फिर आप बहुत पछताओगे। हाँ मतलब सब 20 से 10 दिन मतलब बिल्कुल ही आपकी प्रिपरेशन का टाइम आधा हो गया, एंड देन यू पैनिक ऑल्सो ना। तो फेज़ 2 का आपने क्या प्लान बनाया? मतलब चलो मैनेजमेंट तो हो गई, वो तो आपने सोचा होगा मैं रिवाइज करूंगा, बाकी क्या प्लान था? मतलब 20 दिन में ESI भी करनी है, फाइनेंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी करनी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी करनी है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी है, तो मेन कहाँ पे फोकस किया आपने, क्या प्लान था आपका? तो सर आफ्टर एज सून एज प्रीलिम्स एंडेड, तो मैंने जितना वो बचे हुए थे टॉपिक्स मैनेजमेंट के, वो पहले कंप्लीट करने का सोचा। और मैंने जैसे पिछले ईयर्स का पेपर देखा हुआ था, मैं जानता था कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है FM का, उसमें वो काफ़ी ईजी होने वाला, मतलब वो स्कोरिंग होने वाला, इजी तो क्या कह सकते हैं, मतलब स्कोरिंग होने वाला। इफ़ यू डोंट स्कोर इन दैट, मतलब क्या कहते हैं कि यू आर आउट ऑफ द रेस, एंड इफ़ यू स्कोर रियली वेल इन इट तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं उसमें, मतलब यू कैन लीव बिहाइंड द कॉम्पिटिशन इन अ सेंस। तो फिर मुझे पता था कि, और इसमें ज़्यादातर मैनेजमेंट तो जैसे कि फाइनेंस का तो और भी चीज़ों से आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट के जो 50 में से 25 क्वेश्चन ही आते हैं लगभग,
मतलब 25 नंबर का, तो फिर वो तो मतलब स्टैटिक उससे आता है, एक फिक्स सिलेबस है, तो आप उसको थोरोली कर लो तो फिर मतलब यू कैन नेल दिस। तो मुझे पता था कि अगर मैं मैनेजमेंट, तो फिर मैंने इसलिए मैनेजमेंट 2-3 बार रिवाइज भी कराया टिल द एंड, और ये मेरी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी, बोथ फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो बीच में मैंने आंसर्स भी लिखना शुरू किया। और सर फिनेंस के मैंने फिर उसके बाद पढ़ना शुरू किया फ्रॉम योर कोर्स इटसेल्फ, एड्यूटैप से। तो आई वेंट थ्रू द चैप्टर्स, मैंने देखा क्या कहते हैं बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब आई वेंट थ्रू एवरी चैप्टर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, सारे तो उसमें करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि 30-35 चैप्टर थे। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट देखे, ये भी मैंने आपसे पूछा कि कंसल्ट किया कि सर कौन से चैप्टर, आप वो भी वेटल डाउन करते हो कि अगर आपको क्या कहते हैं यहाँ पे स्कॉच अर्थ पॉलिसी करनी है कि भैया डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें ये वाले चैप्टर्स को आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट रियली हेल्प मी। तो फिर मैंने क्या कहते हैं उन चैप्टर्स पे और ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की। सो दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर फिनेंस। और सर ईएसआई में ये था कि एक तो मतलब इन दोनों के साथ वो करना बहुत टफ हो रहा था ईएसआई में, क्योंकि उसका भी इन दोनों का कोर्स है, फिर उसका कोर्स है। और मुझे लगा कि ईएसआई में मतलब अगर मैं उसकी थ्योरी पढ़ने जाऊँगा तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा, अदर पीपल कैन फील डिफरेंट, कि उसमें वो रिस्क रिवॉर्ड का वो मतलब वो नहीं मिल रहा था उतना मुझे आउटपुट। तो मैंने सोचा कि जितना मुझे यूपीएससी के उससे के प्रिपरेशन से वो आता है, उससे मैं सब्जेक्टिव टैकल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देखे थे पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही मतलब उस तरह के वो नहीं आते कि बहुत ही करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आते हैं कि आपकी समझ से रिलेटेड, कि आपको कास्ट सिस्टम की या फिर इंडिया में और चीज़ों की, सोशल इश्यूज़ की कितनी समझ है उस हिसाब से। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ वेल यू राइट द आंसर, स्पेशली इन ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। और ईएसआई के ऑब्जेक्टिव की मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने पिछले साल देखा, या तो स्कीम्स या इंडेक्सेस, दो ही चीज़ों से वो दे रहे थे। तो और इंडेक्सेस में मैंने देखा कि स्पेशली इन इंडेक्सेस की वो काफ़ी वो कभी कभी क्वेश्चन बहुत रैंडम भी दे रहे थे, 3 साल पुरानी इंडेक्स भी दे रहे थे। तो आई थॉट कि मुझे स्कीम्स एक चीज़ है जिसपे मुझे बहुत फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईएसआई का जो ऑब्जेक्टिव है इट वाज स्पेशली टफ, अगर इसको नेल करना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी तैयारी नहीं करी, अगर कोई इसकी तैयारी ठीक से ना करे, फिर तो बहुत नीचे 5-6 नंबर भी जा सकता है। तो मतलब आपको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा तो आप स्कोर नहीं कर सकते। आई फ्रैंकली इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू स्कोर मोर देन 35, आपको उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 20 से 25 के अराउंड यू नीड टू स्कोर इन दिस, और उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड, क्या कहते हैं, यू हैव नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन स्कीम्स। तो मैंने सोचा स्कीम्स मैंने देखना शुरू की, तो स्कीम्स टैब बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है मेरे, मतलब काफ़ी काम आया। मैंने स्कीम्स टैब मेरे ख्याल से पिछले सितंबर से, मतलब ये जुलाई था, पिछले सितंबर से मैंने देखना शुरू किया जल्दी जल्दी। 9 महीने का मतलब तकरीबन 12 महीने का। ठीक है। अब मैंने तो, और फिर क्योंकि सर उसमें क्या होता है कि कुछ देर बाद स्कीम्स रिपीट होने लगती हैं, तो यू ओनली सी कि क्या मॉडिफिकेशंस आए नई नई स्कीम्स में। तो फिर मैंने सोचा कि ये स्कीम्स तो बहुत बढ़ रही, कोई बहुत छोटी छोटी स्कीम्स थी। देन आई विटेल डाउन 5-6 मिनिस्ट्रीज, कि जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, फिनेंस मिनिस्ट्री है, और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। तो ऐसी 4-5 मिनिस्ट्रीज से मैंने देखा कि ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने ये सब को कंसिडर करके एक प्लान ये बनाया कि मैं 50 स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, उसको अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि कैजुअली प्रिपेयरिंग फॉर 200-300 जितनी भी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उन 50 स्कीम्स की मैंने एक लिस्ट बनाई। उसमें क्या कह रहा है कि मैंने 30 ऐसी स्कीम्स करी जो इस साल या पिछले साल ही शुरू हुई हैं, रीसेंट स्कीम्स, और 20 ऐसी स्कीम्स जो रीसेंट तो नहीं है बट आर वेरी फ्लैगशिप स्कीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। तो मैंने सिर्फ 50 मैंने लिख के, मतलब एक मैंने एक्सेल शीट बना रखी है, उसमें 85 स्कीम्स है, और उनकी लॉन्च डेट है, उनका मतलब इस साल का बजट है, उनके की फीचर्स है, बेनिफिशियरीज है, उन सब का ऐसे अलग अलग कॉलम बना रखा है, हर रो में एक स्कीम को मैंने वो कर रखा है। और फिर मैंने आई वेंट थ्रू इट अगेन एंड अगेन, 3-4 बार मैंने पढ़ा, कई बार पढ़ा मैंने। और मेरी मॉम की इसमें बहुत मदद, आई शुड मेंशन कि मेरी मदर की ये इस जर्नी में मेरी बहुत हेल्प रही। शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस, मतलब मैंने कहा कि मुझसे स्कीम्स पूछ लो, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी, और क्या कहते हैं मतलब इस तरह से जैसे बचपन नहीं करते कि डिक्टेट वो पूछते हैं देन यू आंसर, तो उस मैंने आई वेंट बैक टू दैट कि अब वो पूछेंगी और मैं जो मैंने याद कर रखा है वो बताऊंगा स्कीम्स में। दैट इज़ वाई आई वाज एबल टू रिमेंबर स्कीम्स। उसके अलावा फिर एक और कंपोनेंट जहाँ मेरी मदर की बहुत इसमें इन्फ्लुएंस रहा कि जैसे ही मतलब 3 में से 1 हफ्ता गुजर गया आफ्टर द प्रीलिम्स, तो मैंने प्रिपेयर तो किया था, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है अभी तो बहुत प्रिपेयर करना, अभी मैं 2 हफ्ते के बाद एग्जाम क्या कहते हैं मॉक टेस्ट दूंगा। सो शी टोल्ड मी नो, जस्ट लिसन टू मी, यू टेक अ मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट, तुम मॉक टेस्ट लेके देखो, उसके बाद जो भी होगा तुम्हारे पास 4 और मॉक टेस्ट भी तो है, तुम लेके तो देखो क्या होता है। एंड आई टुक इट एंड आई लर्न सो मच कि अच्छा जो मैं सोचता हूँ उसको लिखने में कितना अंतर आता है,
जो मतलब जैसे कि जो आप ऑब्जेक्टिव में हल कर सकते हो उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखने बहुत डिफरेंट आ जाता है कि इवन बाजल के नॉर्म्स हो गए या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स बाय विच आरबीआई कंट्रोल्स मनी, तो ये सब में लिखने में बहुत अंतर आ जाता है। एंड ओनली व्हेन यू राइट कैन यू लाइक रिमेंबर इट डायनेमिकली कि मैं इसको रिप्रोड्यूस कर सकूं वहाँ पे एग्जाम में। तो फिर उससे मेरी बड़ी मदद हुई। तो मैंने पहला मॉक टेस्ट लिया, आई स्कोर्ड रीजनेबली वेल इन एफएम के ऑब्जेक्टिव में, आई स्कोर्ड रियली लेस इन ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में। सो वहाँ पे एक चीज़ थी कि मुझे अभी बहुत प्रिपेयर करना है स्कीम्स में। और इंग्लिश में मेरे सर 75 आए, एंड जितने भी लोगों ने वो एग्जाम दिया था मेरे सबसे ज़्यादा आए थे विदाउट इवन प्रिपेयरिंग। सो आई न्यू कि अच्छा ये तो ठीक जा रहा है, मतलब एटलीस्ट एक सेक्शन तो थोड़ा सॉर्टेड है। सो हुआ ये कि इन दी एंड एग्जाम आई वाज एबल टू स्कोर लेसर 59, बट ठीक है, आई वाज स्कोरिंग रियली वेल इन मॉक टेस्ट इन इंग्लिश। तो मुझे एक सेक्शन लग रहा था कि ये ठीक है, और बाकी सेक्शन के मैंने बताया कि इस तरह मैंने ऑब्जेक्टिव का इस तरह करा और सब्जेक्टिव का इस तरह करा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यू जस्ट टोल्ड के आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आपके मम्मा के कहने पे, उनका भी हम थैंक्स बोलेंगे। आज आप यहाँ पे हैं, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो जब आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने बोला कि यू रियलाइज वन थिंग दैट द स्किल दैट यू रिक्वायर फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दे आर डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया, आप कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होने के बाद भी लिखना एक डिफरेंट स्किल है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस एंड से दैट सर आई हैव अंडरस्टूड द थिंग, I am able to score good in the objective, but the moment I start writing answers, I am not able to write. जैसा आपने बताया, I am not able to recall. मुझे confidence ही नहीं आ रहा, लिखा ही नहीं जाता है. That's a very common problem. So what did you do to overcome this problem? मतलब क्या आपका road map क्या था कि मुझे अच्छा लिखना है इसके लिए? सर इसके लिए मैंने वही सब मॉक टेस्ट दिए, और मतलब मॉक टेस्ट से मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ है जो मतलब मेरे को वैसे तो आ रही, बट इसमें थोड़ा सा जैसे कि कोई चीज़ होती है क्वालिटेटिव मेजर्स अगर आरबीआई के होते, फॉर एग्जांपल फॉर मेंटेनिंग मनी सप्लाई, तो उसमें जैसे कि अच्छा ये वाला दो मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, तो आप लिखते हो तभी समझ में आता है कि अच्छा ये चार तो मुझे याद आ जा रहे हैं लेकिन ये दो मैं भूल जा रहा हूँ। तो लिखने से वो पता चलता है कि बार बार लिखने से। और उसके अलावा बस सर यही था। तो हमने मतलब लिखा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा उस टाइम में, ताकि एक तो चीज़ें आपको याद हो जाएं और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। और सर जैसे मैंने आरबीआई मतलब सर आपकी वीडियोस में भी देखा कि उसमें सर लोग समझाते हैं कि जैसे दो टाइप की हमारी मेमोरीज होती हैं। एक होती है मेमोरी टू रिकॉग्नाइज, कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज़ होती है कि आपने देखा और आपने ऑप्शन को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये वाला ऑप्शन सही है। एक आपकी उससे ज़्यादा चाहिए होती है कि टू मेमोरी टू रिप्रोड्यूस, जब आपके पास कुछ है नहीं और आपको यू हैव टू रिप्रोड्यूस इन द पेपर एग्जैक्टली, तो उसके लिए यू नीड टू मतलब आपको उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यू नो बिफोर प्रिपेयरिंग वी शुड नो द डिफरेंस कि ना इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो ठीक है, आपको अपने आपने कोई चीज़ देखी है तो आपको याद आ जाएगा, बट फॉर यू नो रिप्रोड्यूसिंग इट इन अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट अगेन एंड अगेन। तो प्रैक्टिस इज बहुत ज़रूरी है इसमें। ईएसआई में यूपीएससी की प्रिपरेशन से कितनी हेल्प मिली है आपको करंट अफेयर्स में? स्टैटिक तो ज़्यादा आता नहीं है एग्जाम में, करंट अफेयर्स में बताइए। वॉज इट, मतलब ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज दे नीड टू नो दैट हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ईएसआई, स्पेशली करंट अफेयर्स, इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी। सर मुझे लगता है कि सर ईएसआई का जो ऑब्जेक्टिव पेपर आए स्पेशली, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी। यूपीएससी का एक बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। यूपीएससी स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस मतलब इतने ज़्यादा नहीं पूछता, 100 क्वेश्चंस आते हैं उसके प्रीलिम्स में, एंड आई हैव सीन कि इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आते भी हैं तो यूपीएससी आजकल क्या करता है कि एकदम करंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो कभी 3 साल पुरानी स्कीम का क्वेश्चन पूछेगा और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा रैंडम। तो फिर यूपीएससी का पैटर्न आजकल बहुत डिफरेंट हो गया। एक ज़माने में था जब यूपीएससी स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछा करता था, अराउंड 2016-17। अब मुझे लगता है कि जैसे कि द स्किल रिक्वायर्ड टू आंसर यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड दिस ईएसआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज रेडिकली डिफरेंट। तो आपको मतलब काफ़ी डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना। तो हल्के में ना लें, मतलब उसकी तैयारी ज़रूर कर लें। डेफिनेटली। और आपने क्या यूपीएससी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी पेन एंड पेपर पे कभी? सर थोड़ा बहुत किया था, जब यूपीएससी तो नहीं, जब मैंने यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करना शुरू किया था तब मैंने किया था थोड़ा सा, बट आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट। मेरी हमेशा से टाइपिंग स्पीड थोड़ा फास्ट रही है एज कम्पेयर टू राइटिंग स्पीड। आई मीन आपको ऑनलाइन बल्कि ज़्यादा आसान लगता था? हाँ, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड कि जैसे मैंने आरबीआई ग्रेड बी में देखा तो फिर मुझे पता चला अच्छा इसमें तो क्या कहते हैं वैसे लिखने नहीं आंसर, इसमें यू हैव टू टाइप, एंड आई वाज
मतलब थोड़ा सा मुझे उससे बूस्ट मिला कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग, इसमें मेरी राइटिंग चेक नहीं हो सकती, सबकी एक जैसी राइटिंग होगी अगर टाइप करने गए तो। नहीं सही है, वो एक फैक्टर है। इनफैक्ट जो ये बोल रहे हैं काफ़ी लोग इसका उल्टा सोचते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ पेन एंड पेपर की आदत है, हम टाइप नहीं कर पाएंगे। भैया टाइप करना सीखो, आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। चाहे अपनी बेस्ट जॉब ले लो, टाइपिंग कंप्यूटर आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फेज़ 2 में कोई टाइम मैनेजमेंट वाली स्ट्रैटेजी थी आपकी कि ESI या FM पेपर में, या सफिशिएंट टाइम रहता है, कोई दिक्कत नहीं थी? सर टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, मतलब कि आपको जैसे कि आप गए हैं और इतना टाइम है, जैसे कि 1.5 घंटा इंग्लिश के लिए, तो यू हैव टू पहले यू हैव टू गो फॉर वो चीज़ें जिसके लिए क्या कहते हैं कि जिसमें कम टाइम लगता है, कि जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर मुझे आता है, बट डू नॉट ड्वेल टू मच अपॉन एन आंसर। ये मैं कहूँगा एस्पिरेंट से कि अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको आ रहा है अच्छा, तो आप सोच रहे हो मैं अपनी पूरी इसमें विद्या लगा देता हूँ, तो ये ना करें। और खैर अब तो उसमें वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर में वर्ड लिमिट भी आती है कि आप उससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। अगर उन्हें 600 वर्ड्स का है तो उतने पे वो खत्म हो जाएगा, मतलब मीटर, उसके आगे आप बढ़ा ही नहीं, मतलब वो सॉरी जो उसका भी जो भी पॉइंटर रहता है फिर उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं। 600th वर्ड विल बी द लास्ट वर्ड। अच्छा, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, ये इन्होंने कर दिया है, तो ये इससे ठीक है कि मतलब इससे ये है कि एस्पिरेंट्स ज़्यादा लिखने की वो नहीं करेंगे। तो आप जब भी आप लिखना चाहते हैं तो मतलब आप एक वो बना लें कि कोई भी अगर एस्पिरेंट लिख रहा है कि मैं इतने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखूंगा, इतने वर्ड्स का क्या कहते हैं कंक्लूजन लिखूंगा, इतने वर्ड्स बीच में लिखूंगा, तो आइडियली 10 से 15% का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 10 से 15% का कंक्लूजन होना चाहिए, बाकी बीच का होना चाहिए। मतलब चीज़ों को लपेट लो, ज़्यादा फैलाओ मत, बाद में पता लगे कि एक क्वेश्चन ही छूट गया। हाँ डेफिनेटली। नहीं सही है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा आधा क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया। सो इवन इफ यू राइट, आई मीन नॉट द बेस्ट इन ऑल द आंसर्स, दैट्स गुड, इवन यू विल गेट सर्टेन डिग्री ऑफ मार्क्स। लेकिन एक क्वेश्चन ही छूट गया, वो तो 0 मार्क है, वहाँ फिर कुछ नहीं हो सकता। और सर कितना भी अच्छा लिख लें उसको 15 से 15 तो देगा नहीं ना। हाँ, और मेरे हिसाब से तो पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, दिस इज जस्ट माई परसेप्शन, कि मुझे देखो अच्छे क्वेश्चन को, अच्छे आंसर को अच्छे नंबर मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट, बट वहाँ पे कोई एक एक लाइन आपकी बैठ के कोई चार्ट नहीं रहा है कि देखो इसने क्या लिखा है। सो आई एम श्योर दैट इट वुड बी लिटिल क्विक चेकिंग। तो आप ज़्यादा मतलब मोती मत लगाएं उसमें, टाइम बचाने की ज़्यादा कोशिश करें। डेफिनेटली सर। ठीक है, मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? वैसे आपने बताया आपने मॉक टेस्ट देके बहुत सीखा, तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? सर जैसे कि एडुटैप के कोर्स में 5 मॉक टेस्ट थे, 5 ESI के, 5 FM के और 5 इंग्लिश के। हाँ, पूरे कंप्लीट 5 मॉक टेस्ट थे। हाँ। तो मैंने उसमें 3 मॉक टेस्ट दिए थे, बट लेकिन मेरे पास तो 3 ही वीक्स थे। लोगों के पास जैसे अगर कोई कोर्स ले रहा तो पूरा साल है, तो मुझे उनको रिकमेंड होगा कि अगर देना है तो एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो वो प्रीलिम्स से भी पहले मतलब कभी दे रखें। मतलब जब आप जैसे प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करते हैं ना, तो उससे पहले ही वो दे रखें। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप लास्ट के 2 मॉक टेस्ट से आप ये देख सकते हैं कि हाँ मेरे फिनिशिंग टचेस सही लग रहे हैं कि नहीं, हैव आई प्रिपेयर्ड इनफ, क्या कोई और चीज़ ऐसी बच तो नहीं रही है जिसमें वो है। मेरी जो स्ट्रैटेजी इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न स्ट्रैटेजी, मतलब बिल्कुल लास्ट की स्ट्रैटेजी है। लेकिन जनरली मतलब अगर मेरा मतलब वो सजेशन ये होगा कि लोग मतलब 2-3 टेस्ट पहले ही दिए रहे हैं और लास्ट में 1-2 टेस्ट बस फाइन ट्यून करने के लिए हो आपकी प्रिपरेशन। बिल्कुल, तो ये ज़रूर सुने, मतलब इन्होंने कम मॉक टेस्ट दिए हैं, आप ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा भी दें, बट प्रॉपर तैयारी से दें। कई बार लोग क्या होता है ना कि दे आर हार्डली 10% प्रिपेयर्ड और सोचते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं, उससे कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो एटलीस्ट 30-40-50% प्रिपेयर होकर ही दें, ताकि एक एनालिसिस तो हो कि ठीक है ये आता था ये कर दिया, ये नहीं आता था ये रह गया, आई नीड टू वर्क ऑन इट। चलिए अमृतांशु, अब आपके इंटरव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपका इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? फिर आपसे पूछेंगे कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सर इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे कि कुछ दिनों बाद मतलब जैसे जब मेरा मेंस खत्म हुआ तो कुछ दिन के लिए फिर रिलैक्स हो गया। फिर जब इंटरव्यू कॉल आई देन आई वोक अप अगेन, और फिर सब वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरव्यूज वाज माइन। 25 सितंबर को भी मेरा इंटरव्यू था, तो देन आई हैड टू हसल वंस अगेन एज ऑलवेज। तो फिर उसमें क्या कहते हैं, तो आई क्रिएटेड डिफरेंट हेड्स कि जैसे कि फाइनेंस का एक हेड बनाया कि फाइनेंस के क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं करके, क्या क्या चल रहे हैं अभी। फिर इकोनॉमी का एक हेड बनाया कि इकोनॉमी से डिफरेंट क्या क्या पूछ सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या सवाल पूछ सकते हैं, उसकी प्रोसेस के बारे में। और फिर मैंने एक वो बनाया हेड RBI
जिसमें कि आरबीआई के बारे में आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं और उसके सारे टैब्स को देखें, मतलब कई बार जाना पड़ता है, जब बहुत सारे टैब्स आप मिस कर जाते हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये भी तो था, ये भी तो था, उसकी नोटिफिकेशंस देख लेते हैं। बहुत इन डेप्थ देखने की जरूरत नहीं है कि जैसे आरबीआई के लेक्चर्स वगैरह देखने जाने, तो वो मुझे पर्सनली लगता है कि इट इज़ अ बिट ऑफ ए स्ट्रेच। इतना नहीं, आपको आरबीआई की नोटिफिकेशंस की जानकारी होनी चाहिए, और इन डेप्थ भी नहीं, मतलब इन डेप्थ आपको चाहिए होता है, मेरा मतलब सर आपने बताया कि मेंस में शायद इन डेप्थ जानकारी चाहिए होती है, बट इंटरव्यू के बेसिस पे आपको मतलब बहुत एग्जैक्ट नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है उनकी नोटिफिकेशन, लॉजिक समझ आना चाहिए कि ये चीज क्यों हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जी सर, उसका मतलब कि हाँ बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली, कि इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब उसका क्या कहते हैं कि, या फिर उसके पीछे रीजन क्या है, या क्यों लाना पड़ा, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मतलब बंदा वेल अवेयर है, ये पता चले कि इंटरव्यूअर को। एग्जैक्टली। और आरबीआई की कौन सी नई स्कीम्स हैं, कौन से छोटे छोटे टैब्स हैं, और आरबीआई की हिस्ट्री क्या रही है, ये सब तो ऑफकोर्स पता होना ही चाहिए। तो ये सब आरबीआई के बारे में। और एक मैंने अपना टैब बनाया कि एक पर्सनल के बारे में, कि पर्सनल जो भी अपना सीवी के बारे में, ये कि जो भी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, जो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है, जो मैंने जॉब्स करी हैं, तो उसके बारे में, या फिर ये यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कि यूपीएससी आपने इतने साल प्रिपेयर किया, वाई आरबीआई ना हो, तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट, कि अच्छा सर ये वजह थी, एग्जैक्टली ऐसा हुआ। तो मेरे पास कि मेरी एडवाइस ये होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि समथिंग वेयर यू फील कि यार इसको मैं थोड़ा क्या कहते हैं छुपा लेता हूँ, तो आई थिंक दैट समहाउ द इंटरव्यूअर्स वो इतने स्मार्ट, मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि दे नो कि कौन क्या कर रहा है, एंड आई थिंक दे ऑलवेज अप्रिशिएट समवन हु जेन्युइनली टेल्स देम कि सर ये था, जो अपनी कंडीशंस थी ये था, स्मार्टली जो अगर कोई उसको एक्सप्लेन कर दे कंसाइजली, सो आई थिंक दैट दे आर वेरी हैप्पी इन दैट, कि वो समझ गए अच्छा ये था, आपने यूपीएससी की प्रिपेयर की, ये की नहीं हुआ, फिर आपको लगा कि ये कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यही है आपसे, मतलब कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या कि यूपीएससी 6 साल लगाए आपने, आईएमसी से हो, मतलब इतने साल यूपीएससी में लगा दिए और अब आरबीआई क्यों, क्या ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक दे, मतलब मैंने प्रिपेयर तो किया था, पूछा था कि नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली। सो व्हाट वाज योर आंसर, आई मीन इफ दे हैड आस्क्ड? सर मेरा यही था कि मैं जैसे बता देता कि सर मेरे को एमबीए के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा आई शुड गिव बैक टू सोसाइटी, तो मैंने वो उसकी तैयारी करी यूपीएससी की, फिर नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि आरबीआई भी एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू मैं ये क्या कहते हैं पब्लिक सर्विस कर सकता हूँ, सो दैट इज़ वाई अब मुझे इसका वो आया। और आपके इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? आई थिंक यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, मृतांशु पूरी लिस्ट बना के लाए हैं ताकि एस्पिरेंट्स को पूरा खुल के बता सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए। तो सर मैं स्टार्ट करूँ सर? हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन तो ये था, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम पर्सनल क्वेश्चंस वाज दैट कि व्हाट फंक्शन ऑफ आरबीआई सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंक्स। नाइस। मुझे अभी तक भी नहीं पता। आई एम आल्सो क्यूरियस टू नो दिस। और उन्होंने फिर पूछा ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड, सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि कौन सा होता है, तो मैंने कहा सर सब नॉर्डिक कंट्री का है, आई थिंक इट इज स्वीडन, और आई थिंक इट इज स्वीडन, राइट? आई डोंट नो। हाँ, तो फिर उसके बाद तो फिर ये वाला क्वेश्चन था, तो दे सॉर्ट ऑफ एग्रीड टू माय आंसर कि हाँ नॉर्डिक कंट्री तो है, चलो ठीक है। व्हाट इज रेजटेक दे आस्क्ड मी, तो मैंने कहा कि सर रेगुलेटरी टेक होता है, सर मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, आई विल गो बैक टू इट एंड रीड मोर ऑन इट। सो मतलब मैंने प्रिपरेशन की तो थी इंटरव्यू की, बट ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में द क्वेश्चंस दे आस्क्ड आर वेरी रैंडम, राइट? रैंडम, हाँ सर ऐसा कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप सोच रहे हो कि बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा होगा और वहाँ पे कुछ भी पूछ लिया, व्हाट इज रेगटेक। हाँ, तो मतलब सर वो क्वेश्चन ऐसे हो गए कि वो क्रैक से सीप कर गए कि बस वही क्वेश्चन मिस कर गया, ऐसा अब लगता है कि तो सर तो इतना अच्छा गया नहीं था मेरा इंटरव्यू, लेकिन फिर भी आई वाज एबल टू मतलब ठीक ठाक नंबर दे दिए थे उन्होंने इंटरव्यू में। सो मे बी अगर तो फिर इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपको नहीं आता कोई चीज़, तो इफ़ यू स्मार्टली एंड कॉन्फिडेंटली टेल देम कि सर ये नहीं आता मुझे, डोंट बीट अराउंड द बुश कि सर ये नहीं आता मुझे, आई विल रीड मोर अपॉन इट। हाँ, मुझे इसके बारे में ये पता है कि इट इज़ फ्रॉम अ नॉर्डिक कंट्री, या रेस्ट के बारे में ये पता है कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी है, ऐसा जो टेक्नोलॉजी रेगुलेटर्स इंप्लॉय करते हैं वाली, तो इतना मुझे पता है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो इससे मतलब आपकी कंप्लीट ऑनेस्टी दिखती है कि आपको जितना आता है आपने बताया, और जितना आपको नहीं आता है आपने बताया कि सर मुझे इस बारे में और जानकारी नहीं है, तो हो सकता है शायद उनको ये बात अच्छी लगी हो, राइट? सो देन दे आस्क्ड व्हाट इज फाइव आईज अलायंस। सो मुझे लगता है कि ये कोई डिप्लोमेटिक अलायंस है, शायद यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन कंट्रीज का। तो तब मुझे पता नहीं था, मतलब मैंने पढ़ा था बहुत पहले, मेरी उससे दिमाग से उतर गया था, तो तब कनाडा और इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो रहा था, तो
उस रिगार्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. तो अगेन आई वाज नॉट एबल टू आंसर दिस वेरी क्लियरली. फिर व्हाट इज सीनियर एज? सीनियर एज, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? आई डोंट नो. सीनियोराज, सीनियर एज आई थिंक. या SEIGNIORAGE. तो आई थिंक ये जिन्होंने फाइनेंस अच्छी से स्टडी किया है दे नो दिस, बट आई वाज नॉट वेरी श्योर अगेन, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है सर. और फिर पूछा कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग MBA. तो सर मैंने MBA में सर उतना मैंने अच्छी से वो क्या कहते हैं MBA किया, मतलब जब किया था तो उतना मतलब उतना डेडिकेटेड नहीं था उसके लिए. तो माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेरी गुड ड्यूरिंग MBA. तो मेरा ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट था भी नहीं. तो मैं तो सर सब सोचने लगे सब्जेक्ट कौन सा बताऊँ, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट याद नहीं आ रहे थे MBA के. तो आपने इसका क्या आंसर दिया था? तो मैंने उसका आंसर दिया था कि आई डोंट रिमेम्बर, समथिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजी में भी. हाँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आंसर दिया था मैंने, सॉरी. तो उन्होंने फिर उसके बाद पूछा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फेवरेट ऑथर्स कौन से हैं. अब मैं सर उनको क्या बताऊं कि सर हम तो टीचरों की स्लाइड से ही पढ़ते हैं, जो प्रोफेसर स्लाइड देते हैं. हमने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं, बट आई शुड हैव प्रिपेयर्ड दिस. तो फिर मैंने कहा सर ये भी मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी. और फिर कहा कि फेवरेट ब्रांचेस ऑफ स्टडी विद इन द सब्जेक्ट. तो लाइक आई वाज स्टम्प्ड अ बिट कि इसमें मैं क्या बताऊँ करके. और दे इवन आस्क्ड मी द प्रोफेसर नेम कि प्रोफेसर, अब इतना टाइम हो गया सर, 6-7 साल हो गए, आई इवन फॉरगॉट द प्रोफेसर नेम. मैंने कहा सर ये भी मुझे नहीं आता. सो आई टोल्ड देम एवरी, ज़्यादातर क्वेश्चन का मेरा आंसर नहीं था. तो दिस इज ऑल्सो अ वेकअप, मतलब एक तरह का ये है कि आई ओपनर की इंटरव्यू जैसा आप सोच रहे हो जैसा जा रहा है, हो सकता है कभी कभी वैसा ना जाए. आई गॉट रिलेटिवली गुड मार्क्स इन इंटरव्यू आफ्टर ऑल दिस हैपेंड. सो आई डोंट नो, समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन बता दो जो आपने आंसर किया हो. हाँ, दे आस्क्ड मी अबाउट उद्गम. ये RBI का एक नया इनिशिएटिव है कि इससे आप अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह सारे पता कर सकते हो. ये आपने फोड़ दिया होगा. ये मैंने बता दिया. और देन दे आस्क्ड मी RBI विजन स्टेटमेंट. मैंने कहा सर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई विजन स्टेटमेंट नहीं मिला. RBI कोई विजन स्टेटमेंट नहीं. दे सेड नहीं है, आपने पढ़ा नहीं क्या RBI की वेबसाइट? और मैंने कहा सर पढ़ा है, मेरे को नहीं बताया. मैंने काफ़ी ढूंढा RBI का विजन स्टेटमेंट, मुझे नहीं मिला. कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है RBI का. सच कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप चाहो तो वो बता सकता हूँ. नहीं दे सेड कि विजन स्टेटमेंट ही चाहिए हमको. सो अगेन आई डोंट नो. इसका रिपोर्ट्स रिलीज बाय RBI, तो वो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि एनुअल रिपोर्ट्स ये आती हैं, सेमी एनुअली आती, क्वार्टरली आती हैं, मंथली आती हैं शॉर्ट में. और हाँ, एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि शुड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव सेम सैलरी एज कॉर्पोरेट्स. इफ यस वाई? क्योंकि मैं मतलब मेरा जो बैकग्राउंड था MBA से था, तो दैट इज व्हाई दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग. तो इसका मैंने आंसर सर वैसे ही दिया कि सर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी कॉर्पोरेट के बराबर हो सकती है, होनी चाहिए वाली बात. बिकॉज आई सेड कि दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है. कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉफिट, और गवर्नमेंट सर्विस को हम पब्लिक सर्विस कहते हैं. नाम से पता चलता है कि आप पब्लिक की सर्विस करने के लिए हो. तो ऑब्जेक्टिव ही अलग है दोनों का. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ सैलरी? हाँ, ये है कि RBI अच्छी सैलरी देता है, बट गवर्नमेंट के पास इतने मतलब रिसोर्सेज होते हैं कि क्या कहते हैं, उनको ये मैनेज करना होता है, इतने हेड्स मैनेज करने होते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू मैच द सैलरी ऑफ कॉर्पोरेट्स. तो उन्होंने कहा कि वही कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर है तो उसको जितनी सैलरी मिल रही है उतनी RBI के उसको तो नहीं मिल रही है. कि क्या कहते हैं जितना उसको मिल सकता है. तो मैंने कहा सर कि सर दोनों अलग अलग लाइन ऑफ वर्क है. सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, उनका लाइन ऑफ वर्क अलग है, उनको एड्स वगैरह से पैसे मिलते हैं. और मेरा लाइन ऑफ वर्क अलग है, मेरा फोकस है पब्लिक सर्विस में. और ऊपर से मैंने कहा कि रिविजन्स भी आते रहते हैं कि, और जितना सैलरी जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है, गवर्नमेंट देती है, RBI देती है, उसमें पे रिविजन्स भी आते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि RBI एटलीस्ट जितनी सैलरी देती है, इट इज़ इनफ टू सस्टेन फॉर एन RBI ऑफिसर. तो मैंने कहा कि आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, और मुझे तो नहीं लगता कि दोनों की बिल्कुल पैरिटी होनी चाहिए. सो दिस वन आई आंसर्ड विद कॉन्फिडेंस. नाइस व्यू. और उसमें अदर HR क्वेश्चंस थे कि रिगार्डिंग गैप ईयर्स, व्हाई द मोटिवेशन टू डू पब्लिक सर्विस इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट्स, व्हाई सच अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड, हॉबीज भी पूछी थी. सो सर दीज आर द क्वेश्चंस. सो मोस्टली शायद शुरू में थोड़े से क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए, लास्ट में इट वाज आई मीन इट वाज इन योर जोन, इट वाज अ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग. हाँ सर, मतलब कह सकते हैं कि 40-50% क्वेश्चंस मैंने आंसर किए थे एंड दे मस्ट हैव लाइक्ड योर व्यूज. और कुछ आप बताना चाहें एस्पिरेंट्स को, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग द जर्नी दे आर गोइंग टू फेस, which would be an uphill task for them?
तो सर जैसे आरबीआई में 21 साल से लेकर 30 साल तक लोग क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है, तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स देते हैं दे आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, वेरी यंग एस्पिरेंट्स। तो एज समवन हु इज 30 years old, so आई वुड लाइक टू टेल देम कि मतलब जो बाकी चीज़ें तो सर जो कोचिंग बताती है उतना तो मैं उसका फ्रैक्शन में ही बता सकता, वो तो सर उसका तो मैं वो कम्पीट भी नहीं कर सकता उसमें। तो जो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ जो कोचिंग से अलग, वो ये है कि जो भी चीज़ हो, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल बी अनदर डे। ऐसा नहीं कि अब आप ये सोच रहे कि बस यही एग्ज़ाम हो जाए और यही हो जाए, यही पोस्ट हो जाए तभी मैं खुश होऊंगा। मुझे लगता है कि आपकी खुशी इससे बहुत अलग है, बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि आपको एक एग्ज़ाम, जो भी एक एस्पिरेंट है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे आरबीआई को, यूपीएससी को, अपना माइंड कूल रखना चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड कूल होगा, मतलब कूल काम होगा और आप प्रेशर फ्री होंगे, टेंशन फ्री होंगे, तभी आप क्या कहते हैं कोई एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और नहीं होगा तो आजकल हम देख रहे हैं एस्पिरेंट्स को बहुत सारी वो दिक्कतें आ रही हैं कि कहीं किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी के लिए वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स में देखता हूँ कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है उनको, या फिर वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह को दिखाते हैं, थेरेपी कराते हैं। तो फिर मेरा ये मानना है कि मतलब अगर आप चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखें और जाने की लाइफ में इसके अलावा भी, आपके करियर के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, सो दैट वुड, और इवन पेरेंट्स भी मतलब अपने बच्चों को मतलब ये इस बात के लिए इनकरेज, मतलब वो करें कि सपोर्ट करें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक सपोर्टिव सा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट रखें। तो सर आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ का जो एस्पेक्ट है, इस पे फोकस करना। बहुत बढ़िया। आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट मैसेज एनीबडी वुड हैव गिवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड। बहुत ज़रूरी है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, जेई एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक ऐसे इकोसिस्टम में रहें जहाँ आपको सपोर्ट मिले और टेंशन मत लीजिए। जैसा इन्होंने कहा कि देयर इज़ अनदर डे, मैं भी यही मानता हूँ कि एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, ठीक है, योर डे विल कम, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप पुशिंग ऑन योर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बैठे बैठाए नहीं मिलेगा, राइट? यू हैव टू अर्न व्हाट यू विश, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट फॉर इट। सो प्लीज़ ये जो उनका मैसेज है इसको रियली इम्प्लीमेंट कीजिए। और इन्होंने अर्लियर एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो भी इसी से रिलेटेड है, अगर आप देखें उसको, कि हैप्पीनेस इज़ नॉट सक्सेस, हैप्पीनेस इज़ द वे यू लिव योर लाइफ, right? So I hope you are taking a lot of positive messages apart from the strategy from this video that will help you sustain in your journey towards achieving your goals. Thank you guys, and I thank Amritanshu for coming here and sharing such good thoughts and good messages. It was an extreme pleasure too. Thank you. Bye.